हाँ जी, अब एसईओ की बातें शुरू हो गई हुई हैं। यानी कि अब हम वेबसाइट की एसईओ ही कर रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने कहा कि कीवर्ड रिसर्च करनी है आपने, और अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, आज आपको एक टास्क दूंगा, मुख्तलिफ वेबसाइट दूंगा जिनकी आपने कीवर्ड्स को जो कि 4-5 कीवर्ड्स बना कर देने हैं ताकि आपकी कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस हो। ठीक है, अच्छा, अब हम जब कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमने कीवर्ड लगाना कहाँ पे है। और कीवर्ड की लेंथ कितनी होगी। कीवर्ड की लेंथ तो मैं बार बार हर क्लास में बोलता रहा हूँ कि भाई 60 कैरेक्टर्स तक और 160 से लेकर 170 तक डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही है ना। अब थोड़ा डिटेल में देखने लगे क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स लेंथ है ये थोड़ी सी वेरी भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ 60 to 70 कैरेक्टर्स में आपने टाइटल लिखना है और किसी बंदे ने अपना सारे का सारा टाइटल जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, मिसाल के तौर पर बड़ी एबीसी में लिख दिया। अब जब हम बड़ी एबीसी बेसिकली तो अगर हम गूगल में जाकर देखते हैं तो ये सब चीज़ें हमें ग्राफिक्स की सूरत में नज़र आती है ना, इमेज के तौर पर नज़र आती है, यानी पिक्सल्स में नज़र आ रही होती है। तो अगर मैं कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखूँ और स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखूँ तो इन दोनों का इमेज साइज़ तो मुख्तलिफ होगा। जो कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा उसका इमेज साइज़ बड़ा होगा और जो स्मॉल लेटर्स में लिखूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लेंथ को चेक कर रहे हैं तो इसमें 2 फैक्टर्स शामिल हो गए। एक फैक्टर है कैरेक्टर्स लेंथ और एक फैक्टर है पिक्सल लेंथ। क्योंकि पिक्सल लेंथ हमें कहीं दिख नहीं रही, लिखते हुए भी कहीं नहीं दिख रही, यानी आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाकर उसका पिक्सल चेक कर लूँ या फोटोशॉप में ले जाकर उसके पिक्सल चेक कर लूँ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल है, फ्री टूल होता है जिसके मदद से हम पिक्सल चेक कर लेते हैं कि भाई मैंने जो टाइटल लिखा है कि अगर इसके अंदर कोई 2-4 एब्रीविएशंस आ गई हैं तो इसकी वजह से पिक्सल लेंथ कितनी हो गई है। पेज टाइटल शुड बी 580 पिक्सल्स इन लेंथ। ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है आपको, ये बिटली से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये फाइल का यूआरएल तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया ना, साइट का यूआरएल तो नहीं है ना। ये भी क्लिक करूंगा तो साइट का यूआरएल खुलेगा। मैं क्या, अब साइट का यूआरएल आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों की टेस्टिंग लूँ, टेस्टिंग करने का मेरा मूड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ किया है तो मैं क्या, अब आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं होगी ना तो बस फिर कोर्स खत्म हो जाएगा। मैं क्या, फिर कोर्स खत्म हो जाएगा टेस्टिंग नहीं करोगे तो, और फिर आपको आता कम ही होगा। तो टेस्टिंग लेने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक है, टेस्टिंग लेने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ किया है मैं आपसे करवाना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने सीखा है आप मुझे कुछ करके दिखाएंगे उसका। ठीक है, आज क्लास का भी मैं थोड़ा सा एक लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद आपको टास्क देने हैं मैंने कुछ कि जो आप लोगों ने घर में करने हैं। लें जी, इधर आगे हम सबसे पहले तो ये देख लें मैं कौन सी वेबसाइट पे गया हूँ। टू द वेब। ठीक है, ये टू द वेब एक लिंक है, ये आपको मैंने फाइल सेंड कर दी है, आप भी उस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये टू द वेब में जाकर हम अपना डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट की और वेबसाइट का टाइटल भी जनरेट कर लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री नहीं है, मेरा पैसे नहीं है इस टूल के कोई कि आपको पेमेंट करनी है इसकी। इससे ये है कि हम अपने टाइटल की पिक्सल्स को चेक करेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन के पिक्सल्स को चेक करेंगे। अब इधर आ जाते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को पिक कर लेते हैं सबसे पहले। बता भी रहा कैसे लिखो, HTTPS से लिखो, https:// डॉट, मिसाल के तौर पर स्टार्स लिख लेते हैं जी, stars.edu, ये जो टोन वाला है जो stars.edu.pk, इस पे जनरेट करते हैं आई एम नॉट रोबोट करके। आ गया जी, नीचे आए, लो जी इनके टाइटल को चेक करो जरा। अब एसईओ के हवाले से हम इनका टाइटल चेक कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, कह रहा जी बहुत ही शॉर्ट है और रेड कलर में मैसेज दे रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट टाइटल जो है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। डिस्क्रिप्शन देखो है ही नहीं, ये भी रेड कलर में आ रही है, इसका मतलब है कि इनकी डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने नहीं लिखी हुई है। ठीक है, एसईओ बिलिटी के नाम से एक और यूआरएल है जो मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, देखिए जरा आया कि नहीं आया, ये आ गया नीचे।
ये मैंने अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग भी कर लीजिएगा। क्या है ये? जी, एसईओ चेक के नाम से ब्लू कलर का इसका आइकॉन है, एस लिखा हुआ है, मैं क्या एस लिखा हुआ है और ब्लू कलर का इसका आइकॉन है। इसे आपने अपने मोबाइल पे ले आना है और मोबाइल पे लाने का ये फ़ायदा होगा कि आप मोबाइल से ही इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। जो काम अभी मैं यहाँ से करने लगा हूँ ना, वो मोबाइल ऐप से भी हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ अभी यूआरएल का ऑप्शन नहीं दे रहा, ये आ गया एसईओ चेक। हाँ जी, एसईओबिलिटी एक वेबसाइट है जहाँ से हम एसईओ चेक करेंगे। ये बाद में घर जाके बेशक इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ परफॉर्म एसईओ चेक पे। यहाँ पर वेबसाइट आ गई है मेरे पास, यूआरएल आ गया https:// इसको एनालाइज करते हैं यहाँ से। क्लिक हो गया ना, पहले मैंने ये खोला हुआ था, इनके पता लग गया इसका टाइटल में लिखा हुआ। अच्छा, उसको देखें जो हम लोगों ने खुद से तैयार की हुई है, प्रोफेशनल किचन वाली। हाँ, बेस्ट नहीं, वेबसाइट का नाम प्रोफेशनल है, गलत जगह भी लिख रहा हूँ जी। अच्छा जी, आ रहे हैं ज़्यादा आसान तरीका ये है। हाँ, मैं इधर से ले आते हैं उसको, यहाँ लाएँ और उसको पेस्ट करें, देखते हैं इसके क्या हालात हैं। और एसईओबिलिटी आ गई है, ये इसका चेक आ रहा है। ये देखें सब कुछ आ गया नीचे, बता भी रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। और भी कितने सारे एरर्स बता रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ओनली यूज वन H1 हेडिंग इन योर टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताया था ना आपको मैंने, सारे एनालिसिस हो रहे हैं। अब आपने जो जो कुछ सीखते जाना है, आपने यहाँ से चेक भी करते जाना है कि क्या वो उन फैक्टर्स पर पूरी भी उतर रही है साइट के नहीं हो रही है। पूरा बता रहा है। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि ये है एसईओ ऑडिट, मैं कि ये है एसईओ ऑडिट। अगर कोई बंदा कहेगा ना एसईओ को ऑडिट करना है, तो इसके थ्रू करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट खुद बनाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट बनाकर उसको देंगे कि भाई ये हुआ है, ये नहीं हुआ हुआ, ये काम अभी आपकी साइट पे होने वाले हैं। अब आ जाए इधर वापस जी, ये देख लें इधर, ठीक है। ये अच्छा, कितना होना चाहिए? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान 432 है। क्या बताया था कितने होने चाहिए? मैंने वैसे ही टाइपिंग की है कि आपको पता लग जाए, ठीक है। 580 कहता है, 580 होने चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। सेम इसी तरह ये कितने कह रहा है जी? 824 है। ये क्या कहता है कितने होने चाहिए? 824 ठीक है कहता है जी, 9। अब ये कैरेक्टर्स नहीं बता रहा, ये जो मैंने टाइपिंग की है ये इसने कैरेक्टर्स नहीं पिक की है, ये पिक्सल लेंथ पिक की है इसने, ठीक है। और पिक्सल लेंथ डिपेंड कर रही है कि आप जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं कि सिर्फ यही फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी स्टार्स अकेडमी का एक कैरेक्टर है NMD कैट, और मैं टाइटल में NMD कैट को कैपिटल लेटर में लिखूं या स्मॉल लेटर्स में लिखूं, तो दोनों के पिक्सल्स में फर्क होगा। पेन सेट देखते हैं यहाँ शो करता है इतने में कि नहीं करता, फर्क पता लग गया। एक को 65 पिक्सल शो कर रहा है और एक को 84 पिक्सल शो कर रहा है। तो अगर मैं सारे का सारे कैपिटल में लिख लूँगा, वैसे टाइटल कैपिटल में नहीं लिखते हैं, सिर्फ एब्रीविएशन को कैपिटल में लिखना है हमने, तो ये तो बहुत जल्दी हमारे पिक्सल्स कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गई साइज जो बताना चाह रहा था मैं आपको? यानी ये हमने सबसे पहले ये देख लिया, यानी हमने जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बड़ा आसान तरीका है कि भाई आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, यहाँ पे लिखें, वहाँ जाकर पेस्ट कर दें अपने कोड में, चाहे वो किसी भी तरह की वेबसाइट है, ताकि यहाँ से वैलिडेट हो जाएगी ना, कैरेक्टर्स को भी वैलिडेट कर देगा, पिक्सल्स को भी वैलिडेट कर देगा कि भाई इतने पिक्सल्स होने चाहिए, इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, और फिर वहाँ जाकर पेस्ट कर दें, मसला हल हो गया कि आपका कितना होना चाहिए मेटा। और हमारी जो वेबसाइट थी इसको भी चेक करें,
ये बच्चों ने जो बनाई हुई है इसके क्या हालात हैं? इधर से भी मैं कुछ कह सकूंगा जो बच्चों ने बनाई हुई है कि नहीं? आपकी वेबसाइट भी किसी क्लास को दिखा सकूंगा। हाँ जी 83%। ठीक है, अब देखें इसके इश्यूज देखें क्या है। सबसे पहले इश्यूज देखें और आप देखें ये वो इश्यूज हैं जो मैंने कहा था डेवलपर इश्यूज हैं। ठीक है, पहला इशू क्या कह रहा है कि ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ CSS फाइल्स। कहता है इसमें जो CSS फाइल लगी हुई है ना वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। CSS स्टाइल शीट की जो बात कर रहा था, कहता है स्टाइल शीट फॉर्मेटिंग ज़्यादा, इसे ज़रा कम करें। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टाइल शीट, क्योंकि देखें ना स्टाइल शीट ज़्यादा लगी है इसका मतलब है कोडिंग ज़्यादा हुई है। कोडिंग ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट की स्पीड पे वो असरअंदाज हो रही है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ट्राई टू रिड्यूस नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट्स, इम्प्रूव योर पेज रिस्पॉन्स टाइम। कहते हैं इसको इम्प्रूव कर ले, लेकिन इसमें इशू कुछ नहीं है। ठीक, ये लगी हुई हैं चीज़ें, ये क्रॉलेबिलिटी हुई हुई है, ये देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, नीचे आए। 100% है तकरीबन काम इसका सारा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिंक बिल्डिंग तो हुई नहीं हुई, बनाकर बच्चों ने छोड़ दिया हुआ। बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वेबसाइट लाइव हुई है, उन्होंने इसको छोड़ दिया हुआ है जी। देख रहे हैं, सम एंकर टैग्स आर यूज मोर देन वंस। तो कहता है इधर भी आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुए, उन्हें इधर देख लें आप। एक्सटर्नल लिंक्स, कहता है ठीक है 15 एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं इस पेज के ऊपर, फाइन। कहता है इतने ठीक है, यानी आपको भी अंदाजा होगा कि 15 तक आप एक्सटर्नल लिंक्स लगा लेंगे तो आपको वेट मिलेगा। और नीचे आए जी, और क्या कह रहा है? पेज स्पीड का ताल्लुक डेवलपर से है, CSS का ताल्लुक डेवलपर से है। हाँ सर एक्सटर्नल लिंक्स कौन से हैं जो मतलब दूसरी जगहों पे लगाए हैं, हो सकता है उनके फेसबुक पेज पे लगाया हो। ये भी है कि इनकी बेसिकली तो सब डोमेन बनी हुई है ना। एक्सटर्नल लिंक के जो ऑफ साइड है, जो किसी और तरफदार है। नहीं, ऑफ साइड ऐसी तो है कि जो दूसरों की साइड पे लगी। ये हम कह रहे हैं हमने अपनी साइड के ऊपर दूसरी लगाई हुई लिंक्स, यानी कि मेरा फेसबुक पेज है उसका लगाया होगा। लाजमी बात है मैंने किसी और किचन इक्विपमेंट वाले का तो नहीं लगाया हो सकता ना, या तो मैंने उनकी अपनी वेबसाइट का लगाया होगा, मेन वेबसाइट का लगाया होगा, उधर जा रहा होगा, या उनके इंस्टाग्राम पे जा रहा होगा, या उनके यूट्यूब चैनल पे जा रहा होगा। यानी अपनी ही वेबसाइट पे दूसरे लिंक्स जो लगे हुए हैं हमारे। अच्छा, अब ये देखें ये क्या कह रहा है? एक्सटर्नल लिंक फैक्टर कहता नहीं है, इसलिए कि लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई इस पर। हाँ, वो भी हुई होगी तो इसका स्कोर और बेहतर हो जाएगा। फेसबुक पॉपुलैरिटी भी कहता नहीं जी, इसको किसी ने शेयर ही नहीं किया हुआ फेसबुक के ऊपर भी, अगर उधर शेयर कर लेंगे जाकर तो उससे भी आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ये कह रहे हैं, कहते हैं बैक लिंक लगा ही नहीं हुआ आपका, यानी कि दूसरों की साइट बैक लिंकिंग नहीं की हुई आपने। जैसे कहते हैं ना ऑफ साइट एसईओ नहीं हुई। ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब? दूसरों की साइट पे जाकर लिंक्स नहीं लगाए हुए। ठीक है, क्योंकि ये एक लेबर वर्क है, ये मैं वैसे ही स्टूडेंट से नहीं करवाता हूँ, उनसे कहता हूँ ये तो आपने बाद में करते ही रहना खुद से। असल चीज़ क्या है? ऑन साइट एसईओ आपकी मेजर चीज़ जो है ना वो ऑन साइट एसईओ है। ऑफ साइट एसईओ तो यही है कि कोई भी आप में से किसी कंपनी में भी जॉब करेगा ना तो उसको एक्सेल की शीट में एक लिंक्स दे देंगे वो कि जनाब ये लिंक्स हैं 500, तो ये आपने सबमिशंस करनी है बैठ के। ठीक है, वो आपने बस टाइपिंग नहीं करनी है, उसमें और कोई खास बात नहीं है। यानी उस साइट पर जाना है, उस साइट पर जाके कॉन्टैक्ट नंबर और सारी वेबसाइट की डिटेल लिख के सबमिट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? एक लिंक सबमिट हो गया। मतलब उसमें कुछ इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है आपकी, कोई आपकी साइंस नहीं है उसमें कोई, वो इस टाइप का डाटा एंट्री है। ठीक है, लेकिन उसकी साइंस का पता होना ज़रूरी है कि है क्या साइंस उसकी। अच्छा जी, उस पर आ जाए नीचे क्या कह रहा है? इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए पूरी वेबसाइट के एनालिसिस हो गए। यही काम अगर आप मोबाइल पे करोगे वो वाला टूल, तो ये सारा काम आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। यानी कि ये हमने कर लिया एक टॉपिक। अच्छा इधर आए, इधर एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। इसको मैं आपके पेज में डाल रहा हूँ उधर पहले ग्रुप में।
यही है। अगर इस पे आ गया तो बड़ी अच्छी बात होगी। आ गया, आ गया, इसे भी फिक्स करते हैं। हाउ टू फिक्स 404 एरर पेज। ठीक है, 404 एरर क्या होता है कि आपका पेज मिला नहीं है, पेज नॉट फाउंड। यानी कि पेज नॉट फाउंड की वजह क्या हो सकती है कि सर्वर पर पहले पेज पड़ा हुआ था, तो अब वो पेज सर्वर से लोकेट कर रहा है, तो उसको सर्वर पर वो पेज मिल नहीं रहा। अब ये क्या हो सकता है, क्या सर्वर से पेज गायब कैसे हो गया? सर्वर से पेज इस तरह गायब हुआ कि आपने जो कोडिंग की हुई है, हो सकता है कि फ्यूचर में आपने जाकर उसका नाम चेंज कर दिया हो फाइल का कोडिंग में। मिसाल के तौर पर पहले मेरी फाइल का नाम था कमर्शियल किचन, बाद में मैंने क्या कर दिया, कोडिंग में जाकर उसका नाम कर दिया डोमेस्टिक किचन .png या .html। लेकिन जो सर्वर पर फाइल जब सेव की थी तो उस वक्त उसका नाम हमने रखा हुआ था कमर्शियल किचन है। अब दोनों नामों में कन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब कोड अब रन होने लगा हुआ है तो वो डोमेस्टिक किचन को ढूंढ रहा है, जबकि उसके ऊपर कौन सी पड़ी हुई है, कमर्शियल किचन पड़ी हुई है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मैं आप लोगों को अपना गूगल मैप के ऊपर एड्रेस दूँ और वो आपको डी ट्रैक कर दे, मतलब सही एड्रेस ना दूँ, तो आप उधर आए तो उधर कुछ हो भी ना, खेत छेत हो, मैं भी ना हूँ वहाँ पर, तो एक इंप्रेशन ख़राब होगा। कोई शॉप वाला आपको एड्रेस दे दे कि जनाब आपने कोई चीज़ लेनी है तो इधर आ दें, और उधर जाएँ तो उधर कुछ हो ही ना। तो गूगल भी यही कहता है कि आप, मैं ट्रैफिक आपके लिए लेकर आया हूँ और आपने मुझे एक जगह बताई थी, मैं उस जगह पर ले गया और उस जगह पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये तो एक गूगल फैक्टर के अगेंस्ट बात हो गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक बहुत अहम काम है जो SEO ऑप्टिमाइज़र को काम शुरू करने से पहले ये देखना है कि क्या इस वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स हैं। ठीक है, मतलब ये काम हमने देखना है, करना किसने है, डेवलपर ने करना है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करना आप आसान आपने डेवलपर भी डालना है सबसे पहले कि भाई इसके ऊपर तो आपने वेबसाइट के ऑनर को बताना है कि इसके ऊपर 200 या 300 ब्रोकन लिंक्स पड़े हुए हैं कि जब कोई बंदा उन लिंक्स पे क्लिक करता है तो पेज फॉलो नहीं होता आगे से। सो ये एक SEO का बैड फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम SEO ऑडिट कर रहे होंगे तो हमने ये भी चेक करना है कि इसमें ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अगर इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं तो हमें उन्हें रिजॉल्व कराना है सबसे पहले, कि इस मसले को हमने हल कराना है कि भाई हमारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। अब ये चेक कैसे होगा, इट इज़ नॉट, जैसे मैंने कहा 400-500 ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये तो ऐसे लग रहा है जब कोई मैनुअल सा वर्क हो गया है ना, लेबर वर्क हो गया, कभी एक एक करके चेक करेंगे कि क्या ये लिंक चलता है, क्या ये लिंक चलता है, एक एक करके चेक करेंगे। नो, हमारे पास टूल्स हैं इसके लिए भी, ये टूल्स भी फ्री हैं, यानी कि फ्री टूल्स हैं जिससे हम ब्रोकन लिंक्स चेक कर लेंगे अपनी वेबसाइट के। मैं वेबसाइट का नाम लिखूंगा, वो मुझे बताएगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि ब्रोकन लिंक्स नहीं है। कौन कौन से टूल्स हैं जी, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। बल्कि काम करें, एक चीज़ मैंने और आपके लिए रखी कि वो भी यहाँ से मैं आपको भी शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या है कि फेसबुक पे बड़े लोग बेच रहे होते हैं चीज़ें इस तरह की, हाँ। तो Ahref, SEMrush, Copymatic, आर्टिकल फोर्ज, मोस्ट प्रो, आपने मुझे आकर अगले लेक्चर में ये भी बताना है कि ये सारे टूल्स एक्सप्लेन करने हैं कि कौन कौन सा टूल किस मकसद के लिए। समझ आई? ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। DM नवंबर, DMP आ जाओ। नहीं पसंद आया उसको कैपिटल लेटर्स में DM लिखना? हो जाओ सिलेक्ट। चलिए 8 to 9 वालों को भी भेज देते हैं जो आप ही के लेवल पे क्लास एक कोर्स चल रही है ना। किधर अभी फॉरवर्ड का बटन, ये भी चलेगी आपको। जी, ब्रोकन लिंक चेक कर, ये भी सारे लिंक्स ही हैं। ये फाइल आपको शेयर किया, आप क्लिक करेंगे तो लिंक डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, Ahref ब्रोकन लिंक्स। ये सबसे अच्छी जो कंपनी है और सबसे महंगी कंपनी है जिसके पेड टूल्स होते हैं, यानी कीवर्ड प्लानर इसके पास भी है, SEO ऑडिट इसके पास भी है, लेकिन ये सब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है। ये मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं पेड टूल यूज़ भी नहीं करता हूँ,
ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ पेड टूल्स के बगैर ही कर रहा होता हूँ। रिजल्ट पे फर्क पड़ता है उससे। कोई नहीं पड़ेगा। आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है, लाजमी बात है। देखें जिसका जितना बजट ज़्यादा होता है वो उतना ही काम करेगा। यानी अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो हो सकता है वो आपको पेड टूल्स का ऑप्शन दें, और ये टूल्स होते हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि 2,500-3 हज़ार रुपये महीने से शुरू हो जाते हैं पर मंथ। लेकिन इसमें AHREF नहीं होता, AHREF खुद से बहुत महंगा होता है, ये अकेला टूल ही बहुत महंगा है, और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग यही है। और इसकी आप देखें ये अभी फ़िलहाल जो मैं इसका फ़ीचर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फ़ीचर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ। फिर क्या है, डेड लिंक चेकर, चलिए जी मैं इस पर क्लिक कर देखो, AHREF भी करता हूँ। लेकिन आपके अगर बजट हो, जिस तरह मैंने आपको शायद आपकी क्लास में ही कहा था कि चेक करके आना कि कीवर्ड प्लानर के अलावा और कौन से टूल्स हैं, आपको कहा था कि नहीं था कहा? चलिए आपने ढूंढने हैं, ज़रा पेड 2-3 टूल्स ढूंढने हैं, मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर के अलावा भी टूल्स चेक करने हैं। देखें ये जो मैं आपको करता हूँ ना, यूँ करना है, ये करने से आपको एक्सपर्टीज़ में इजाफा होगा, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ वो बताऊँ जो मैं बताऊँ और वही करवाऊँ आपसे, तो वो एक्सपर्टीज़ में आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। उसका वो लिमिटेड नॉलेज, वो वाला नॉलेज है, वो जो आपका दोस्त आपको दे रहे हैं ना, हमें रोज़ाना एक क्वेश्चन भेज देता है, वो वैसा नॉलेज होगा सिर्फ, ठीक है, कि वो ये कहता है कि यूँ हो रहा है। वो परसों वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, है ना, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं जी, यहाँ से इसको देख लें, यहाँ लाया हो, इधर लाए हो, बड़े आसान है, देख रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से आकर मैं नॉट रोबोट कर देता हूँ, नो अच्छा, दूसरी कौन सी खोली थी हमने, स्टार्स। चलो इसको खोलें, कॉपी करें, बाकी के टूल्स को भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई नहीं है, ठीक है, तो बाकी और मुख्तलिफ वेबसाइट को चेक कीजिएगा, जो आपका दिल करता है उसको चेक करें इससे। ये एक और टॉपिक हमारा हो गया, क्या है, यानी कि हमने 2 फैक्टर्स देख रहे हैं, अब हम SEO के फैक्टर्स को लेकर आगे चल रहे हैं। यानी मैंने कहा आप अपनी वेबसाइट की SEO करें, सो आप अपनी वेबसाइट की SEO में आपने टाइटल ऑप्टिमाइज़ करना है, और अभी आप इसके बाद ये मैं लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करके हम डिस्कस करते हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि लाजमी बात है, जब मैं आपसे कहता हूँ टाइटल ऑप्टिमाइज़ करना है, तो जब तक आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई तो आप टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जब हम कहेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसमें भी कीवर्ड डालना है आपने, तो जब तक आपने कीवर्ड रिसर्च ही नहीं की हुई, आपको पता ही नहीं है कीवर्ड। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई बंदा कह देगा कि भाई ये अल्फाज टाइटल में लिख दो और ये वाले अल्फाज डिस्क्रिप्शन में लिख दो, तो आपने SEO करनी है ना, आपने तो रैंक करना है, तो आपने वर्किंग करनी है, तो ही वो टॉप पर आएंगे। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, यानी कि पहला काम हमारा कीवर्ड रिसर्च का है। तो कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हम आगे जाएंगे। उसके बाद हमने आज 2 चीज़ें देखी हैं, टाइटल, मेटा और 404। अब हमने नॉर्मली ये कहते हैं कि URL में अपना कीवर्ड ही आपने अपना रखने हैं, बिल्कुल सही है। तो अब वेबसाइट तो बनी नहीं है, कीवर्ड हम बाद में ऑप्टिमाइज करने के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ना रखें, वैसे भी कंपनी वाले रखते भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है, दस्तगीर इंजीनियरिंग उसका नाम है, उसकी ब्रांड है, अगर मैं उससे कहूँ कि भाई आप वेबसाइट का नाम कमर्शियल किचन इक्विपमेंट रखें, तो कभी भी नहीं रखेगा। या रखेगा, आपका क्या ख्याल है? जैसे पीक सोल्यूशन वालों से कहें कि जी अपना नाम चेंज करने और रखने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, कभी भी नहीं रखेंगे, पीक सोल्यूशन ही रहेगा ना नाम। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनकी एक डोमेन और बना सकता हूँ, मैं क्या एक नई डोमेन बाय कर सकता हूँ, या सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ, और सब डोमेन में जाकर इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके ट्रैफिक उनकी मेन साइट पे ला सकता हूँ, जो कि हमने इस सूरत में किया हुआ है। आप देख रहे हैं dckitchen.org, ये बेसिकली दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट है। उनकी एक वेबसाइट dastagir-engineering.com भी है, एक उनकी वेबसाइट है dckitchen.org। अब उन्होंने ये वाला नाम क्यों रखा? इसलिए रखा है जी, उनको था कि हमारा DC का मतलब क्या है, दस्तगीर इंजीनियरिंग कंपनी, फिर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी घुमा के लाया बीच में। लेकिन इस तरह कीवर्ड तो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ उनका, और DEC को तो कोई भी नहीं जानता क्या है, ठीक है ना, DC किसी को नहीं पता, उनको ही पता कि ये हमारी कंपनी का एब्रीविएशन है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अगर उनके कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, मैंने बहुत से, मेरे पास मिसाल के 6 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बेचनी है हमने,
और हम कहते हैं भाई ये 2 महीनों के बाद कोई भी बंदा इन प्रोडक्ट्स को ढूंढे तो यही वेबसाइट रैंक कर रही हो, तो मैं क्या करूँगा, उनकी 6 सब डोमेन बना के ऑप्टिमाइज कर दूंगा। 2 से 3 महीनों में 6 के 6 रैंक करेंगे कि नहीं करेंगे। उनका होम पेज चेंज करूँगा, होम पेज चेंज कर दूंगा ना, नया होम पेज बनाऊंगा, नया कंटेंट लाऊंगा। मसलन एक पिज़्ज़ा ओवन है, एक बेकरी इक्विपमेंट है, एक कॉफ़ी मशीन है, ठीक है ना, इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं, आइसक्रीम मशीनरी है, ठीक है ना। तो मैं इनके अलग-अलग सब डोमेन्स बनाकर एक होम पेज डिफाइन करूंगा। उसके बाद बाकी के जो लिंक्स होंगे ना वो दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट के ही होंगे। यानी अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे वो क्लिक करेगा तो दस्तगीर इंजीनियरिंग पे जाएगा, अबाउट अस पे वो क्लिक करे तो खुले ही दस्तगीर इंजीनियरिंग का पेज। लेकिन होम पेज मैंने चेंज कर दिया, होम पेज से भी मैं ट्रैफिक को दस्तगीर इंजीनियरिंग पे ही लेकर जा रहा हूँ। ये भी एक किस्म की लिंक बिल्डिंग हो गई है। उसे पता नहीं चला कि सेकंड वेबसाइट खुली हुई है, सेकंड वेबसाइट ओपन हो गई है, उसे पता नहीं चलेगा तो यूजर कहाँ यूज कर रहा है, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं, हमें उसे बताना ही है। हम तो कह रहे हैं, देखें किसी बंदे ने कोई चीज़ बाय करनी है, उसे ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि आ कहाँ से रहा डाटा, उससे तो है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ वो मुझे कहाँ से मिल रही है। मतलब अगर आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है किसी को, मतलब आप पिज़्ज़ा ओवन बेचने लगे हैं और 30% ऑफ के साथ आप बेच रहे हैं और आपकी वेबसाइट ऊपर आ गई है और बेशक तीनों वेबसाइट से वो घुमा के आपकी तरफ इसको लेकर आ रहा है, ठीक है, तो यूज़र को ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि क्या हुआ मैं एक ही जगह पर जा रहा हूँ बार बार। ऑफर तो मिल रही है ना उसको, उसने तो खरीदनी है ना चीज़। जैसे हम ये कहेंगे हमने पीक सोल्यूशन की एक साइट बनाई है, उसके बाद हमने 10 सब डोमेन्स बनानी है। वो जो 10 सब डोमेन्स है ना बेसिकली वो पीक सोल्यूशन के कंप्यूटर कोर्सेज हैं। तो जिसने भी कोई कोर्स करना है ना वो टाइप करता है जब तो सब डोमेन खुलती है, अलग-अलग कोर्स के अलग-अलग डोमेन। हाँ, तो जब वो उस पर क्लिक करता है तो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर आ जाता है, मेन पे आ जाता है। लेकिन हुआ क्या कि सबको जब हमने अलग-अलग किया तो रैंक करने में हमें आसानी हो गई और ये भी फ़ायदा हुआ कि भाई वो 10 सब डोमेन्स भी आ रही हैं, पीक सोल्यूशन की अपनी डोमेन भी आ रही है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीटर की स्पेस भी हमने ले ली। वो कंपटीटर्स की स्पेस पे अब आ गए ना कि जहाँ पर कंपटीटर ने आना था वहाँ पर इनके अपने ही कीवर्ड्स एक दूसरे को कम्पीट करने लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये तो होगी एक बात। अब आपने क्या करना है इसके अलावा आपने ये काम करना है आज के क्या बोला, कीवर्ड रिसर्च। टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना, कीवर्ड्स बताऊंगा फिर तो रिसर्च रहेगी नहीं बीच में मैं टॉपिक्स बताऊँ ना, मैं टॉपिक्स बताऊंगा तो कीवर्ड रिसर्च करोगे ना। मैं अगर मैं कहता हूँ ये कीवर्ड है ये कीवर्ड है तो रिसर्च ही डन हो गई है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा एक वेबसाइट है जी हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि टैक्स कंसल्टेंसी देती है। कोई मसला नहीं है, वेबसाइट ढूंढो। हाँ मतलब एक वेबसाइट है जो टैक्स कंसल्टेंसी देती है, टैक्स कंसल्टेंसी दे रही है। ढूंढ ले एक बार, मैं क्या एक बार घूर के ढूंढ के देखें। हाँ किसका? अच्छा वो बहुत सारी होंगी ना, मैं कहा बहुत सारी होंगी ना, मैं यही कह रहा हूँ, मैं वेबसाइट भी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ एक कंपनी है जो कि टैक्स कंसल्टेंसी देती है, वो बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं जो कंपनियां टैक्स कंसल्टेंसी दे रही हैं उनके कीवर्ड बनाने हैं आपने, ठीक है। लिख दो मैं एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट इन लाहौर, आगे जी ग्लोबल टैक्स कंसल्टेंट भी आ गया। तो और कोई है? ये OLX वाला अब क्यों आ रहा है भैया आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा 10 बेस्ट ये भी नहीं है कि ये टैक्स केयर भी शायद कंपनी है। चलें इस पर क्लिक कर देते हैं। OLX क्यों आ रहा है? मैं क्या OLX क्यों आ रहा है भाई? वो भी तो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है ना। तो किसी बंदे ने कहा होगा यार मैं क्या वेबसाइट बनाऊंगा, OLX पे स्टार लगा देते हैं। हाँ तो OLX से लोगों को मैं नजर आ जाऊँ, बल्कि OLX पे क्लिक करके भी देख लेते हैं। आगे वेबसाइट मेगा टैक्स कंसल्टेंसी। अब आपने इसके कीवर्ड्स बनाने हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि ये वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट कोई भी हो सकती है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंसी के लिए हमने कीवर्ड्स बनाने हैं। और कितने कीवर्ड्स बनाने हैं? कितने बनाने? 10 के 5? लेकिन अगर आपने कीवर्ड्स बनाने हैं तो पूरी रिपोर्ट की सूरत में बनाने हैं,
मतलब आपने एनालिसिस करना है कि भाई ये फ्रेजेस हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है, मैंने तो अभी एक फ्रेज ही लिखी है ना, मैंने कोई कीवर्ड तो नहीं लिखा, ठीक है, मैंने तो लिखा एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट इन लाहौर, मुझे नहीं पता कि इसके कीवर्ड्स क्या होंगे अभी तक, तो ऐसे मेरे जहन में आया तो मैंने नाम लिख दिया। आपने इसकी कीवर्ड रिसर्च हमेशा फ्रेजेस से शुरू होती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैं कह रहा हूँ 10 कीवर्ड, चले 7 बना लेते हैं, 7 कीवर्ड्स बनाने हैं आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेजेस तो 7 नहीं होंगे, है ना, फ्रेजेस तो 7 नहीं होंगे, फ्रेजेस तो हमारे पास होना चाहिए कोई मेरा ख्याल है 50 से 80 के दरमियान, फिर कीवर्ड्स निकलेंगे ना। और कीवर्ड्स बनाते हुए हमारे फैक्टर्स कितने सारे थे, गूगल कीवर्ड प्लानर था, कीवर्ड सजेस्ट था, कीवर्ड ट्रेंड था, और क्या था, कंप्यूटेटर्स के कीवर्ड थे, इन टाइटल, इन डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही है ना। ये सारे एनालिसिस करके आपने मुझे कीवर्ड दिखाने हैं, यानी आप यूँ समझ लो कि हम वैसे तो ये फिगर तो नहीं डिसाइड करते, लेकिन क्योंकि हम लर्निंग मोड में हैं तो हम ये कह लेते हैं जनाब हमें ना 100 में से 7 कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट करना है, सही है, मतलब 100 हमारे पास फ्रेजेस हैं, उनमें से हमने 7 कीवर्ड्स निकालने हैं। वो 100 फ्रेजेस कहाँ से निकल आएंगे आपके पास, आपको भी पता है कहाँ से निकल आएंगे ना 100 फ्रेजेस, टॉप 100 फ्रेजेस निकाल के उसमें से 7 कीवर्ड्स आपने निकालने हैं, और उसकी आपने फाइल बनानी है एक्सेल शीट में, और बना के PDF बना के मुझे दिखानी है, ठीक है, एक्सेल में फाइल बनेगी। एक्सेल में मैं कोई फार्मूले नहीं कह रहा, मतलब कोई एक्सेल का काम नहीं है, मतलब लाइक कॉलम्स बने हुए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं एक्सेल में बना लो। अगर किसी को एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं है वो वर्ड में बना लो, वर्ड में भी टेबल बन जाता है, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली टेबुलर फॉर्म में दिखाना है ना आपने कि भाई पहला सीरियल नंबर का कॉलम होगा, दूसरा कीवर्ड का कॉलम होगा, एक साइड पर हमें सर्चेज नजर आए, एक साइड पे हमें रिजल्ट्स नजर आए, एक साइड पे हमें कंपटीशन नजर आए कि भाई इसका कंपटीशन किस तरह का है, और एक साइड पे हमें नजर आए KEI कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स कि इसका अच्छा है और इसका ज्यादा अच्छा नहीं है। एक साइड में मिनिमम कितना होना चाहिए, एक वेबसाइट पे मिनिमम कितना होना चाहिए? आप 20 भी रख सकते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं, ये तो आप क्लाइंट आपको बताएगा ना, जो आपका क्लाइंट होगा वो कहेगा मुझे इतने कीवर्ड्स चाहिए, लेकिन कीवर्ड्स जो होते हैं ना 100+ नहीं इतने कीवर्ड्स तो नहीं ना हो सकते, ये तो मिनिमम पूछ रहा हूं हाँ मैं वही कह रहा हूँ 20 होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम आप 20 रख सकते हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है। आपको लगता है कि 20 कीवर्ड किसी एक वेबसाइट के टारगेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते 20 भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 हो जाएंगे, लेकिन हम जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हो सकते हैं। जो हम सब डोमेन्स की स्ट्रेटेजी देखें, आपने जो सब डोमेन बनानी है ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ कीवर्ड हंटिंग के लिए बना रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन के लिए भी बना रहे हैं। आप बेसिकली आप चाहते ही हैं कि आपका जो होम पेज है उसके ऊपर पिज़्ज़ा ओवन की इतनी डिटेल तो नहीं है, लेकिन जब आपने सब डोमेन पिज़्ज़ा ओवन को लेकर गए हैं तो आपने बड़ी डिटेल दी है, और आपने उस सब डोमेन पे एक आर्टिकल का भी बनाया हुआ है। तो जब वो पिज़्ज़ा ओवन का होगा तो पिज़्ज़ा ओवन के आर्टिकल्स होंगे, जब वो आइसक्रीम मशीनरी का होगा तो आइसक्रीम मशीनरी के आर्टिकल्स होंगे। तो आपके बेसिकली जो वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है लोगों को, ऐसे ही है ना। आपने एक वीडियो गैलरी भी बना दिया जिसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसी चीज़ से रेलिवेंट लगाई है, तो लाजमी बात है आपके पास ट्रैफिक आ रही है ना, मुख्तलिफ सोर्सेज से आने लगी हुई है। तो क्या डिसाइड किया मैंने, कितना 7 कीवर्ड्स निकालने हैं आउट ऑफ 100, और ये निकालने आपने एनालिसिस की सूरत में। उसके बाद मैंने आपको एक तस्वीर शेयर किया है, आपने इन सब को सिर्फ सर्च करके देखना है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि ये जो पेड टूल्स हैं, ये जो इनके नाम भेजे हैं आपको, ये कौन कौन सा टूल किस काम के लिए, ठीक है। ये सब इसलिए, और कुछ नहीं करना, आपको पता हो कि भाई कौन से टूल का पर्पस क्या है। जैसे लिखा ना मोज प्रो क्या है जी, आर्टिकल फोर्ज क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाना है, मतलब आपको पता लग जाए कि मिसाल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है ना Ahref, ये किस लिए है जी, कॉपीमेटिक किस लिए है, जैसे आर्टिकल फोर्ज लिखा हुआ है, नाम से अंदाजा हो रहा होगा आर्टिकल्स लिखने के लिए। अब कई लोग हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो ये पेड टूल खरीद लेते हैं और आर्टिकल्स की फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन नो डाउट कि ये पेड टूल इतना सस्ता भी नहीं होगा, ठीक है। और ये बंदे मिल जाते हैं जो महीने की सब्सक्रिप्शन आपको दे देते हैं। मुझे कई लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि जनाब 4000 रुपये में पर मंथ सारे टूल्स का आपको मिलेंगे। जो SEO की कंपनीज होती हैं इन्होंने भी पेड टूल्स लिए होते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन पे लिए होते हैं।
ठीक हो गया।